चलिए, क्या हाल चाल? बढ़िया, मजा में। आ जाइए, पढ़ते हैं। गुड इवनिंग सबको, आ जाइए। पहले पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं और इसके बाद फिर जो है आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। पटना जिला से हम है, पटना जिला, यही पटना जिला से है। ठीक है, आ जाइए। पहला क्वेश्चन, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? हाय, महाबलेश्वर किस दिशा में बहती है? पूरब ना। कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती? महाराष्ट्र। कर्नाटक को लेकर किन दो राज्यों के बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु। महानदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? सिंघाबाना। किस सागर में गिराती है? हाय, बंगाल की। महानदी की लंबाई 885 किलोमीटर। 885 किलोमीटर। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, मांड, ईप, जोंक, तेल। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड कौन नदी पर? स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के किस दिशा में बहती है? पूरब। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 395। याद रखना नहीं है। किन किन राज्यों से होकर बहती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और जमशेदपुर किस नदी के तट पर? स्वर्ण। दामोदर नदी का उद्गम। छोटा नागपुर का हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर ना। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 395। बंगाल का शोक दामोदर ना। स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं होगा, यहां पर दामोदर की सहायक नदी होगा। क्या होगा? दामोदर की सहायक नदी कौन कौन है? कोनारी, बराकर। अभी हम लोग देख रहे थे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। अब हम लोग देखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। हेडिंग मारिए, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। चलिए हेडिंग मारिए, नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा।
चलिए अब देखिए, सुनिए, समझिए, फिर आगे लिखेंगे। नर्मदा, जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश राज्य में एक पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और एक पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये विंध्याचल है और ये है सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में मध्य प्रदेश राज्य में एगो अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन है? अमरकंटक की। इसी अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। जो अमरकंटक की पहाड़ी है, इसी अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपको अमरकंटक की पहाड़ी। यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती है। इधर पश्चिम है, पश्चिम दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले बहती है। मध्य प्रदेश राज्य में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के भीतर ही, गुजरात के तट पर ही खंभात की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिरा देती है। अर्थात इसका संगम या मोहाना खंभात की खाड़ी, उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से खंभात की खाड़ी तक जो यह नदी फैली हुई है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। इस दौरान कई सारी नदियां इससे आकर मिलती है, जैसे औरसंग, तबा, बंजर, शेर, ये सभी नदियां इससे आकर मिलती है। अर्थात जो औरसंग, तबा, बंजर, शेर जैसी नदियां हैं, ये सभी नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी है। तो नर्मदा की सहायक नदियों में औरसंग, तबा, बंजर, शेर, ईटीसी, ये सभी नदियां हैं। ये सभी नर्मदा से छोटी नदियां हैं जो नर्मदा में आकर के मिलती है। अर्थात ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नीचे से नोट डाउन कीजिए। हेडिंग मारिए नर्मदा, डैश देकर लिखिए यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तथा अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में तथा अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती हुई पश्चिम दिशा में बहती हुई मध्य प्रदेश के बाद गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और गुजरात के तट पर ही अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है।
और गुजरात के तट पर ही अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। और गुजरात के तट पर ही अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है, खंभात की खाड़ी में गिराती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी औरसंग, तबा, बंजर, सेर। इसकी प्रमुख सहायक नदी औरसंग, तबा, बंजर, सेर इत्यादि है। इसकी प्रमुख सहायक नदी औरसंग, तबा, बंजर, सेर, औरसंग, तबा, बंजर, सेर। इसकी प्रमुख सहायक नदी औरसंग, तबा, बंजर, सेर इत्यादि है। आइए 1 मिनट में याद करते हैं। बताइए, नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? विंध्याचल और नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? विंध्याचल और इसका उद्गम स्थल संगम या मुहाना। खंभात की लंबाई 1300 कितने राज्यों से होकर बहती है? कौन कौन? मध्य प्रदेश और अपने उद्गम स्थल से कौन दिशा में? पश्चिम। इसकी प्रमुख सहायक नदी और संग, तबा, बंजर। क्लियर। हेडिंग मारिए ताप्ती। ताप्ती नदी, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप यहां पे। मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में एगो जिला है, उस जिला का नाम है बैतूल जिला। क्या नाम है? और मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुरा पहाड़ी का विस्तार है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुरा पहाड़ी का विस्तार है। एगो बात बोल देते हैं यहां पे, जिस बच्चा का जिस बैच में एडमिशन हुआ है वो बच्चा हमारे सामने में बैठेंगे। मतलब अगर 7 से 9 बैच के बच्चा हैं जिनका एडमिशन 7 से 9 में हुआ है, वो सामने में बैठेंगे, ना कि 5 से 7 वाले। 5 से 7 वाले आप अपने बैच में हमारे सामने में बैठिए, बाद बाकी टीवी पे जाके पढ़िए, पढ़ना है तो टीवी पे जाके पढ़िए। ठीक है, शांत रहिए ना। अरे शांत रहिए ना आप लोग, ये हम बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम कार्ड चेक करवाएंगे और बाहर करवा देंगे। आपको पढ़ना है, मना नहीं कर रहे हैं। आपका जो ओरिजिनल बैच है उस ओरिजिनल बैच में आप आइए, सामने में बैठिए। अब हर बैच में आप ही सामने में बैठे रहिएगा तो 7 से 9 वाला बच्चा कहां जाएगा? समझ गए? तो जिसका जो बैच में मूल बैच जिसका जो है उसी बैच में वो हमारे सामने में बैठेंगे। बाद बाकी में क्लास करना है। 7 गो क्लासरूम है टोटल, टीवी लगा हुआ है, अपना जाकर के बैठ करके कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल बैच जिसका जो है वो हमारे सामने में बैठेंगे। ये वार्निंग है क्योंकि यहां पर जितने भी बच्चा है आगे में, समझ गए, आगे में 3 पिलर तक मैक्सिमम हमको 5 से 7 वाला ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो 5 से 7 वाला लास्ट वार्निंग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं पढ़िए, आप टीवी पे बैठ के पढ़िए ना। 7 से 9 वाला को भी मौका दीजिए, 7 से 9 में जो मूल एडमिशन लिया उसको मौका दीजिएगा, पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, वार्निंग है, अगले क्लास में हम चेक करवा देंगे। चलिए अभी चेक करवाएंगे, फालतू का टाइम बर्बाद होगा, लेकिन अगले क्लास में हम चेक करवा देंगे। आप पढ़िए, टीवी पर बैठ के पढ़िए। चलिए, ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में जो एक जिला है बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में एक स्थान है मुल्ताई। मुल्ताई, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में एक स्थान है मुल्ताई। क्या है? मुल्ताई। और यहां पर सतपुरा का विस्तार है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुरा पर्वत श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है। तो इतना में नहीं जाना है, सीधा एक लाइन में याद रखना है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुरा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुरा की पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ी निकलती है, मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अर्थात इसका संगम या मोहाना खंभात की खाड़ी, और यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी लंबाई कुछ स्रोत के अनुसार 724 किलोमीटर और कुछ स्रोत के अनुसार 730 किलोमीटर, कुछ स्रोत के अनुसार 724 किलोमीटर और कुछ स्रोत के अनुसार 730 किलोमीटर जो है ताप्ती नदी की लंबाई है। ताप्ती नदी की लंबाई है। और ताप्ती नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती है, अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती है। और ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिणी भाग में बहती है। ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिणी भाग में बहती है। अपने उद्गम से संगम या मोहाना तक में कई सारी छोटी छोटी नदियां इससे आकर मिलती है, जो इसकी सहायक नदी है, जैसे अरुणावती, गिरना, मुरना, ये सब ताप्ती की सहायक नदी है। अरुणावती, गिरना, मुरना ये सभी ताप्ती की। एगो अकरावती है, एगो अमरावती है और एगो अरुणावती है। तो अरुणावती ताप्ती की सहायक नदी और अकरावती, अमरावती ये सब कावेरी की सहायक नदी। किसकी? कावेरी की सहायक नदी। तो ये सब बात याद रखिएगा, समझ गए? नीचे से नोट डाउन करेंगे आप। ताप्ती नदी, यह नदी यह नदी मध्य प्रदेश के यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, बैतूल जिला, यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान, बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह नदी सतपुरा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। यह नदी सतपुरा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। सतपुरा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। सतपुरा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। दक्षिणी भाग से होकर बहती है।
यह नदी अपने उद्गम स्थल से, यह नदी अपने उद्गम स्थल से, यह नदी अपने उद्गम स्थल से, यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, बहती है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। यह नदी तीन राज्य, यह नदी तीन राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। यह नदी तीन राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, होकर बहती है। गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिराती है। गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिराती है। गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिराती है। गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिराती है। गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, 724। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। कोस्ट में कुछ स्रोतों में 730 किलोमीटर, कोस्ट में कुछ स्रोतों में 730 किलोमीटर, कुछ स्रोतों में 730 किलोमीटर, कुछ स्रोतों में 730 किलोमीटर, कुछ स्रोतों में 730 किलोमीटर। कोस्टबंद, कोस्टबंद, कुछ स्रोतों में 730 किलोमीटर कोस्टबंद। इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी अरुणावती, गिरना, मुरना। इसकी प्रमुख सहायक नदी अरुणावती, गिरना, मुरना। इसकी प्रमुख सहायक नदी अरुणावती, गिरना, मुरना इत्यादि है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अरुणावती, गिरना, मुरना इत्यादि है। चलिए नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए अब 1 मिनट में इसको पढ़ लीजिए, फिर याद करेंगे जल्दी। पता नहीं क्या होता है, कौन पूछे? हाँ तो उठ करके न पूछेगा तुम, एक चाट मारेंगे ना नानी याद आ जाएगा तुमको। पहले 5 गो क्वेश्चन का तुम जवाब दो। हाँ दीजिए, कॉपी दीजिए। हो संस्कारे न बोलो। जौहर घाटी कहाँ है? जौहर घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलो आगे बोलो। अब तो 5 को बोलेगा तो एगो होबे न करेगा जी। है मनासलू पर्वत का ऊंचाई बोलो।
चलो आगे बोलो। नेपाल में ITSZ MCT MBF HFF सबको परिभाषित करो। गलती फलती बोल रहा, हम सुन रहे हैं, चिंता मत करो। आगे 3 को क्वेश्चन हुआ, 1 का जवाब नहीं दिया है। खड़ा रहो अब तुम थोड़ा देर, उसके बाद बताएंगे। चलिए अब आगे आ जाइए। पढ़ लिए आप लोग? आ जाइए, याद करते हैं। अब बताइए, जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी अपने उद्गम से किस दिशा में बहती है? किस दिशा में? पश्चिम में। चलिए, कितने राज्यों से होकर बहती है? कितने राज्य? 3 राज्य ना। कौन कौन राज्य? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सतपुरा के उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग किससे बहती है? अच्छा, ताप्ती का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित मुल्ताई। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित ताप्ती का उद्गम स्थल संगम या मोहाना। संगम या मोहाना। इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी अरुणावती, गिरना और। चलिए आगे हेडिंग मारिए। माही, माही, हाँ माही, माही नदी, माही नदी। आगे हेडिंग मारिए, माही नदी। चलिए आ जाइएगा। आप सभी लोग जानते हैं विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है? हाँ या ना? हाँ है, मध्य प्रदेश में है। जो विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत में एगो झील है, उस झील का नाम है मेहंद झील। क्या नाम है? मेहंद झील। मेहंद झील। तो विंध्याचल प्रदेश में एक झील है, उसका क्या नाम है? मेहंद झील। क्या नाम है? मेहंद झील। इस मेहंद झील से ही माही नदी निकलती है। इस मेहंद झील से ही माही नदी निकलती है और माही नदी अपने उद्गम से पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अर्थात इसका उद्गम स्थल मेहंद झील और संगम या मोहाना खंभात की खाड़ी। और दूसरी बात यह है कि यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज को आप समझिएगा। ये पृथ्वी है। क्या है? और पृथ्वी को टोटल 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया। पृथ्वी के टोटल कितना अक्षांश रेखा में? 170। पृथ्वी को टोटल कितना अक्षांश रेखा में बांटा गया है? 179। अब 179 अक्षांश रेखा में 5 गो 6 गो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। जैसे एगो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एगो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एगो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इस पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप सभी लोग जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध ना, क्या? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। नीचे आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध ना। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे
उत्तरी गोलार्ध में कितना अक्षांश रेखा मिलता है? 0 से लेकर कितना तक? 90 तक। 0 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलता है, साउथ पोल यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब 0 से 90 के बीच में ये एक होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको क्या कहते हैं? कर्क। उसी प्रकार से नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? भारत में बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। अब जब आप विषुवत रेखा को देखेंगे तो विषुवत रेखा को कांगो या जैरे नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो या जैरे नदी 2 बार काटती है। कांगो या जैरे नदी, कांगो कहिए या जैरे कहिए, दोनों एक ही बात है। कांगो या जैरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तीसरी बात यह है कि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। जिस प्रकार से माही नदी भारत में बहती है, उसी प्रकार से जो कांगो या जैरे नदी है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महादेश में बहती है। सॉरी, अफ्रीका महादेश में बहती है। अफ्रीका महादेश में बहती है। और जो लिम्पोपो नदी है यह भी अफ्रीका महादेश में ही बहती है। तो कांगो या जैरे नदी भी अफ्रीका महादेश में और लिम्पोपो नदी भी अफ्रीका महादेश में बहती है। अब एक है बारमेजो नदी, एक है आपको बारमेजो नदी। बारमेजो नदी, बारमेजो नदी की बात करें तो बारमेजो नदी के विषय में कहा जाता है कि यह मकर रेखा को 3 बार काटती है। बारमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। और जो बारमेजो नदी है यह आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। बारमेजो नदी कहां है? दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। अब इसके अलावा एक और नदी है नील नदी। एक और नदी है नील नदी। देखिए, जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। अब देखिएगा, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। अफ्रीका महादेश, 7 महादेश है, उसमें एक अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा पर अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विषुवत रेखा पर जो है अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया झील। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, उसी प्रकार से जो है अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कौन है? विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से होकर कौन गुजरती है? विषुवत रेखा। विक्टोरिया झील से होकर कौन गुजरती है? विषुवत रेखा। कौन गुजरती है? और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, अर्थात नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। और नील नदी अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है। नील नदी अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है। नील नदी अपने उद्गम से किधर बहती है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहती हुई नील नदी कर्क रेखा को पार करती है। और कर्क रेखा को पार करते हुए इस एरिया में आपको भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में जाकर के नील नदी अपना जल गिरा देती है, अर्थात नील नदी का संगम या मुहाना है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और साथ ही साथ यह बात हम कह सकते हैं कि नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर है। अर्थात नील नदी एक ऐसी नदी है जिसका संबंध विषुवत रेखा से है, या नील नदी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। दूसरी बात हम यह भी कह सकते हैं कि जो नील नदी है
वह आपको कर्क रेखा को पार करते हुए भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। अर्थात एक लाइन में हम यह कह सकते हैं कि जो नील नदी है, नील नदी का संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। बात समझ में आया? लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए, हेडिंग मारिए माही नदी। माही नदी, हेडिंग मारिए माही नदी, डैश देकर लिखिए यह नदी यह नदी यह नदी यह नदी यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित क्या लिखे हैं? यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित मेहंद झील से मेहंद झील से निकलती है। मेहंद झील से निकलती है तथा अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। खंभात की खाड़ी में गिराती है। नोट देकर के लिखिएगा। लिखिएगा नोट देकर के। भारत में स्थित माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में स्थित माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब नीचे से अगला पॉइंट स्टार मार मार के लिखते जाइए। स्टार मार मार के लिखते जाइए। एक अगला पॉइंट, अफ्रीका महादेश में बहने वाली कांगो या जैरे नदी, अफ्रीका महादेश में बहने वाली कांगो या जैरे नदी, अफ्रीका महादेश में बहने वाली कांगो या जैरे नदी
अफ्रीका महादेश में बहने वाली कांगो या जैरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 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 अगला पॉइंट, अफ्रीका महादेश में बहने वाली लिम्पोपो नदी। अगला पॉइंट, अफ्रीका महादेश में बहने वाली लिम्पोपो नदी अफ्रीका महादेश में बहने वाली लिम्पोपो नदी अफ्रीका महादेश में बहने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका महादेश में बहने वाली 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 बारमेजो नदी बारमेजो नदी बारमेजो नदी बारमेजो नदी दक्षिणी अमेरिका महादेश में बहने वाली बारमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जिसका संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। जिसका संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। जिसका संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। जिसका संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। क्योंकि यह नदी विक्टोरिया झील से निकलती 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 है। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित 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 है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी अपने उद्गम स्थल से यह नदी अपने उद्गम स्थल से यह नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती हुई
यह नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती हुई, यह नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती हुई अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। चलिए आ जाइए, 1 मिनट में याद करते हैं। कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटती? कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? कांगो या विषुवत रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? लिम। मकर रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? और मकर रेखा को कौन नदी 3 बार काटती है? मकर रेखा को कौन नदी 3 बार काटती है? किस नदी का संबंध विषुवत रेखा कर्क रेखा दोनों से है? किसका है? विश्व की सबसे लंबी नदी कहां से निकलती है? कहां से? अपने उद्गम से किधर बहती है? अपना जल कहां गिराती है? भूमध्य। एक बार फिर से, ठीक है। कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को, मकर रेखा को, मकर रेखा को, मकर रेखा को 3 बार कौन काटती है? मकर रेखा को 3 बार कौन काटती? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का संबंध किस 2 काल्पनिक रेखा से है? विषुवत रेखा और विषुवत रेखा और अपने उद्गम से किधर? उद्गम स्थल, संगम या मुहाना? आए क्या होगा? चलिए आगे हेडिंग मारिए, लूनी नदी, लूनी नदी। आगे हेडिंग मारिए, लूनी नदी। लूनी नदी। बड़ी वकालत कर रहे हैं आप लोग। अच्छा देखिए, बेशर्मा को शर्मों ने होता है। एक गलती करता हम कुछ नहीं बोलते हैं, दो वो गलती किया है। देखिए, एक तो गलती ये किया है कि जो पढ़ाया हुआ है वो याद नहीं। दूसरा गलती ये किया है कि क्वेश्चन पूछा है, बैठ के पूछा है। क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हम लोग अपने तरफ से कुछ छोड़ते ही नहीं है कि आपके मन में क्वेश्चन हो, लेकिन फिर भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तरीका होता है उस तरीका से न पूछिएगा, समझे? तो वकालत मत कीजिए ज्यादा, नहीं तो आपको भी खड़ा कर देंगे, आपको डेस्क पे खड़ा कर देंगे हम, समझ गए? अच्छा आदमी वाला गुण ना है, बानर। पहले हम लोग पहले बानरे थे, मानव पहले बानर था, समझे? तो बानर वाला गुण फिर से आप लोग में आ रहा है महाराज। चलिए, तो वकालत नहीं करना है। जिसको दर्द होता है उसके बगल में आकर के खड़ा हो जाइए डेस्क पे, ज्यादा हितैषी हैं तो, समझे? अब आगे लूनी नदी, क्या हेडिंग मारे हैं? लूनी। देखिए, लूनी नदी, लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती। कहां से निकलती है? अरावली। अरावली है कहां? राजस्थान में। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, राजस्थान में बहती है। राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। यह नदी समुद्र या सागर तक नहीं पहुंचती है। इस नदी से संबंधित
सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वह प्रश्न यह है कि कौन ऐसी नदी है जो समुद्र या सागर तक नहीं पहुंचती है? तो आंसर हो जाएगा लूनी। क्या आंसर हो जाएगा? कौन ऐसी नदी है जो समुद्र या सागर तक नहीं पहुंचती है? लूनी। कौन है? लूनी। लूनी नदी ऐसी है जो समुद्र या सागर तक नहीं पहुंचती है, या कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती। और इस नदी का जो जल होता है ना, नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन। कैसा होता है? नदी का जल पिए? नहीं पिए? नदी का जल जो है पीने योग्य होता है, पीने योग्य होता है। नदी जहां से निकलती है ना, जहां से निकलती है वहां जाइए, ठीक है, या फिर उद्गम स्थल से 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में जल काफी स्वच्छ होता है, वो पीने योग्य जल होता है। नदी का पानी में थोड़ा बहुत मिठास होता है, ठीक है, लेकिन इस नदी का जो जल होता है इसका पानी नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है, और इसलिए इसे लवण नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवण नदी। लवण नदी। और कच्छ के रण में लुप्त होने से पहले कई सारी नदियां इससे आकर मिलती है। कच्छ के रण में लुप्त होने से पहले जो कई सारी नदियां इससे आकर मिलती है उसमें सुरसती, जबाई, बूंदी, ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो लूनी नदी से आकर मिलती है, जो लूनी नदी से आकर मिलती है। यानी ये सभी जो है लूनी की सहायक नदी है। इस नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। 320। चलिए खड़ा हो जाइए, चश्मा वाली बगल वाली दोनों, चश्मा वाली बगल वाली दोनों खड़ा हो जाइए। दोनों खड़ा होइए, खड़ा हो जाइए। हाँ, थोड़ा देर अब खड़ा रहिए, तब नहीं बतियाइएगा। क्लास आते हैं पढ़ने ना कि बतियाने आते हैं। चलिए लिखिए, अब लिखिए लूनी नदी। आप लोग ऐसे अनुशासन में नहीं ना आइएगा, और जब तक अनुशासन में नहीं आइएगा तब तक रिजल्ट नहीं ना होगा। मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं जानते हैं? अनुशासित रहने के कारण। अनुशासित रहने के कारण मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब तक आपके भीतर अनुशासन नहीं आएगा तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अनुशासन आना जीवन में जरूरी है, और अनुशासन एक दिन में विकास। राजस्थान में बहने के बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसी नदी है, यह एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इस नदी का जल नमकीन होता है, जिस कारण इसे लवण नदी भी कहा जाता है। इस नदी का जल नमकीन होता है। इस नदी का जल नमकीन होता है। इस नदी का जल नमकीन होता है, जिस कारण इसे लवण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है।
इसकी प्रमुख सहायक नदी सुरसती, जबाई, बूंदी इत्यादि है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सुरसती, जबाई, बूंदी इत्यादि है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सुरसती, जबाई, बूंदी इत्यादि है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सुरसती, जबाई, बूंदी इत्यादि है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सरस्वती, जबाई, बूंदी इत्यादि है। फुल स्टॉप। 1 मिनट में इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कौन ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती? हाय, कौन ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती? लूनी नदी निकलती कहां से? अरावली के। हाय, कहां लुप्त हो जाती है? कच्छ के। इसकी लंबाई 320। लवन नदी किसे कहा जाता है? लवन नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी सुरसती, बूंदी और आगे हेडिंग मारिए साबरमती नदी। आगे हेडिंग मारिए साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी, साबरमती नदी। देखिए, जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी भी जो है ना अरावली पहाड़ी से ही निकलती है। देखिए, अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी के पूर्वी भाग से साबरमती निकलती है, पश्चिमी भाग से लूनी निकलती है। दोनों निकलती अरावली से, दोनों निकलती अरावली से, अरावली से ही है। तो जो साबरमती नदी है यह भी अरावली से ही निकलती है। राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है। अहमदाबाद होते हुए यह नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस नदी की लंबाई 371 किलोमीटर है। गुजरात का जो सबसे प्रमुख शहर अहमदाबाद है, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। और इसी साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में एक आश्रम की स्थापना किया था, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। इस लड़का को तभी देखे थे, इस पर इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इसको बैठा देते, लेकिन ये दांत निकाल रहा था। बताइए कितना निर्लज है। एक तो गलती किया, ऊपर से दांत निकाल रहा था, इसलिए तभी नहीं बैठाए। ठीक है, तो अब थोड़ा देर में बैठा देंगे, लेकिन थोड़ा शर्माइए, समझ गए? थोड़ा फील कीजिए कि नहीं हम गलत हैं, हाँ, तब बैठा देंगे। साबरमती नदी, यह नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है। यह नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है। फुल स्टॉप। गुजरात के अहमदाबाद होते हुए, गुजरात के अहमदाबाद होते हुए, गुजरात के अहमदाबाद होते हुए यह नदी खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यह नदी खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यह नदी खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। की स्थापना किया।
साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया? जहां 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। फुल स्टॉप। आइए 1 मिनट में याद करते हैं। आइए बोर्ड पे। साबरमती नदी कहां से निकलती है? हाय अरावली। साबरमती नदी कहां से निकलती है? अपना जल कहां गिराती है? कहां गिराती है? लंबाई 300। अहमदाबाद कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर? आए साबरमती नदी। सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम किसने बसाया? महात्मा। चलिए अब हेडिंग मारिए अन्य प्रमुख नदियां। अब एजीटी जो और महत्वपूर्ण नदी है, देखिए हिमालय की नदी खत्म हो गया, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी खत्म हो गया, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी खत्म हो गया। अब अन्य कुछ प्रमुख नदियां के विषय में यहां पर बताएंगे। पेरियार हो गया, शरावती हो गया, मांडवी हो गया, बैतरनी हो गया, बैतरना हो गया। इन नदियों की चर्चा आगे अब हम आपके साथ करेंगे। तो अब नीचे से हेडिंग मारिएगा अन्य प्रमुख सहायक नदियां। सॉरी अन्य प्रमुख नदियां, सॉरी सहायक नदियां, अन्य प्रमुख नदियां, अन्य प्रमुख नदियां। फुल स्टॉप। चलिए अब हाँ, क्या पूछे थे आप? क्या पूछे थे? भ्रंश घाटी। देखिए किताबी भाषा में जाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा, सरल भाषा में समझिए। दो चट्टान के बीच का जो गहरा भाग होता है ना, दो चट्टान के बीच का जो गहरा भाग होता है ना, उसी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। दो चट्टान समझते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, समझ गए। पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर परत होता है, पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर परत होता है उसी को चट्टान कहते हैं। तो दो चट्टान के बीच का जो गहरा खाई होता है, गहरी घाटी होती है, उसी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं? दो चट्टान के बीच का जो गहरा भाग या गहरा खाई या गहरी घाटी होती है उसी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। किताबी भाषा में नहीं समझ पाइएगा, ठीक है? बैठ जाइए अब सब लोग, ठीक है? आगे से बतियाना नहीं है, लड़का हो या लड़की, नहीं तो वही हश्र होगा जो वो दो का हुआ है। तो इसलिए हेडिंग मारिए वैतरनी। वैतरनी नदी का नाम है जी, वैतरनी। वैतरनी, वैतरनी नदी। लड़की लोग तो गलियाती होगी हमको। छोड़िए ना, गलिए भी करेंगे तो क्या होगा, है? कम से कम याद तो रखेगी ना जी। चलिए देखिए, पॉजिटिव वे में याद रखे या निगेटिव वे में, याद रखा जाना चाहिए। आज हर क्लास में, आज जो भी क्लास हुआ है, हम हर में मंत्र दिए हैं। आपके क्लास में भी एक मंत्र देते हैं। देखिए आपको 5 मंत्र देते हैं। कितना मंत्र? 5 मंत्र। 5 मंत्र। पहला मंत्र सुनिए, हल्ला नहीं, गौर करने वाली बात। सबसे पहला चीज, आप अपने जीवन में यह डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बहुत विद्यार्थी इसी उहापोह में रहता है, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, नौकरी होगा नहीं होगा, होगा नहीं, एकदम कभी नहीं। रिमूव योर कंफ्यूजन, गेट द सक्सेस। अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए और सफल होइए। देखिए कंफ्यूजन ही
आपको सफल नहीं होने देता, कंफ्यूजन ही आपको सफल नहीं होने देता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके पास, सब कंफ्यूजन को दूर कीजिए। एक लक्ष्य बनाइए कि फलना बनना है मतलब बनना है, तैयारी करना है मतलब करना है। सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो कंफ्यूज रहता है अपने लक्ष्य को लेकर कंफ्यूज रहता है, दूसरा बुक को लेकर कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, और तीसरा टीचर को लेकर कंफ्यूजन में रहता है। खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन लक्ष्य और बुक, ये दो चीज को लेकर विद्यार्थी काफी कंफ्यूजन में रहता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। लक्ष्य बना लीजिए, ये करना है मतलब करना है, चाहे उसके लिए जितना त्याग करना होगा त्याग करेंगे, और त्यागी बनिए, त्यागी। हम अपना एग्जाम्पल स्वयं दे रहे हैं। हम 7 साल तक घर नहीं गए, 7 इयर्स 7 साल तक घर नहीं गए। अब तो गए, 7 साल के बाद गए हैं, अब तो 8वां 9वां 10वां साल हो रहा है, समझ गए, लेकिन 7 साल के बाद घर गए, इधर हाल फिलहाल में घर गए थे कुछ दिन पहले। तो त्यागी बने तब यहां तक आए हैं। हम भी आप ही के तरह रोड पे थे, जैसे आप अभी रोड पे हैं ना, हम भी आप ही के तरह रोड पे थे। ऐसा नहीं कि हम सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं उसी पृष्ठभूमि से हम भी आते हैं। मैक्सिमम बच्चे किसान पृष्ठभूमि फैमिली से आते होंगे, हम भी उसी पृष्ठभूमि फैमिली से आते हैं, लेकिन मेहनत किए, त्यागी बने, तब जाकर के यहां तक पहुंचे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, त्यागी बनिए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, अर्जुन की भांति। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया का आंख नजर आ रहा था, भीम नकुल सहदेव को चिड़िया का पंख नजर आ रहा था, तो पेड़ की डाली नजर आ रहा था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ चिड़िया का आंख नजर आ रहा था। उसी प्रकार से हमेशा, उसी प्रकार से आप अपना लक्ष्य बनाइए और अपनी नजर हमेशा लक्ष्य पर टिकाए रखिए। पहला मंत्र आपके लिए यह है। पहला मंत्र है लक्ष्य स्पष्ट रखिए और उस लक्ष्य पर अपनी निगाह हमेशा टिकाए रखिए। दूसरा मंत्र है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको पढ़ना होगा। आप तब तक पढ़िए और डेली पढ़िए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। और हम आपको बता रहे हैं, अगर आप डेली पढ़ेंगे ना अच्छे से, 2 से 3 घंटा 4 घंटा क्लास या 5 घंटा क्लास, जो भी आप करते, मैथ रीजनिंग सब चीज करते होंगे, 5 से 6 घंटा आप क्लास करते होंगे और 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी। अगर इतना डेली 1 साल तक पढ़ लिए ना, दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। डेली बेसिस पर पढ़िए। और आप एक दिन में मैथ जितना पढ़े, रीजनिंग जितना पढ़े, इंग्लिश जितना पढ़े, जीएस जितना पढ़े, सबका रिवीजन कीजिए, तब सोइए, नहीं तो नहीं सोइए, एकदम नहीं सोना। जीवन में इस चीज को ढाल लीजिए, जिस रोज जिस टीचर से जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसी दिन रात में सोने से पहले उसका रिवीजन होना चाहिए, तब सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे। पढ़ाई को अपने प्रथम दर्जा में रखिए, फर्स्ट श्रेणी में पढ़ना है, डेली बेसिस पर पढ़ना है। तीसरा मंत्र, दूसरा डेली बेसिस पे पढ़ना है। तीसरा, सप्ताह में रविवार को छुट्टी होता है, रविवार को रिवीजन करना, पूरे सप्ताह में जितना पढ़ाया गया उसका रिवीजन करना है। साप्ताहिक रिवीजन के साथ साथ मासिक रिवीजन भी करना है। तीसरा मंत्र यह है। चौथा मंत्र यह है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव चीज से दूर रहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ये तो सोचिए ही नहीं कि नहीं होगा। अगर आप निगेटिव सोचेंगे ना, हार्मोन सब भी निगेटिव स्रावित होने लगेगा और पूरा जीवन में सब चीज निगेटिव होने लगेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। चौथा मंत्र ये है। और 5वां मंत्र ये है
कम से कम मां, पिताजी और जो आपके मार्गदर्शक या आपके टीचर है उसका सम्मान कीजिए। ये 5 चीज का विकास आप अपने अंदर कर लीजिए, और अगर ये 5 चीज का विकास आप अपने अंदर कर लिए ना, दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन ये 5 चीज का विकास करना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप चाहे तो आप कर सकते हैं। एक इंसान ही ऐसा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, इस पृथ्वी पर एक प्राणी इंसान ही है जो कुछ भी कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है। उसमें वो विल पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो 5 मंत्र दिए हैं उसको गांठ की तरह दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। अगर जीवन में सफल होना है तो, नहीं सफल होना है तो जैसे आयो राम गयो राम करते रहिए आराम से। अब आगे आ जाइए, बैतरनी नदी। देखिए, एगो बैतरनी नदी है और एगो बैतरना नदी है। एगो बैतरनी नदी है और एगो बैतरना नदी है। देखिए, जानते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कौन नदी पूरब की ओर बहती है, कौन नदी पश्चिम की ओर बहती है। समझ गए? इन नदी से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, तो बैतरनी जो है ना अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती है, और बैतरना जो है ना अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती है। बैतरनी कौन राज्य में बहती है? तो ओडिशा राज्य में बहती है। बैतरना महाराष्ट्र में बहती है। बैतरना महाराष्ट्र में बहती है। बैतरनी नदी ओडिशा के क्योझर सॉरी, ओडिशा में क्योझर एक शहर है। ओडिशा में क्योझर एक शहर है। ओडिशा के क्योझर से निकलती है और अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। बैतरना नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। अपना जल अरब सागर में गिराती है। जैसे आप ये बात याद रखे हुए हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से एक नदी नर्मदा निकलती है जो अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। एक नदी सोन निकलती है जो अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है। यानी दोनों नदियों की धारा एक दूसरे के विपरीत, दोनों नदियों की धारा एक दूसरे के, बताए हैं ना, लिखाए हैं ना। उसी प्रकार से जो महाराष्ट्र का नासिक का त्रयंबक पहाड़ी है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से एक नदी बैतरना बहती है जो कि अपने उद्गम से पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है। और एक नदी गोदावरी निकलती है जो अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती। तो आपसे पूछा जाएगा, आज तक सिर्फ नर्मदा और सोन के विषय में पूछा गया है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी दो नदी अपने उद्गम स्थल से विपरीत दिशा में बहती है? तो आंसर आप बोल देते हैं नर्मदा और। उसी प्रकार से जो है आपको इस बात को आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से बैतरना और गोदावरी निकलती है जो दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। बैतरना पश्चिम में और गोदावरी पूरब में। बैतरना अपना जल अरब सागर में और गोदावरी अपना जल बंगाल की। बात क्लियर? इसके बाद चलिए पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे।
चल रहा है ना जी ठीक से? लिखिए, अन्य प्रमुख नदी ने हेडिंग मारे हैं। लिखिए, बैतरनी, हेडिंग मार लिए, कोई बात नहीं, लिखिए ना, बैतरनी। यह नदी ओडिशा के क्योंझर से निकलती है। यह नदी ओडिशा के क्योंझर से निकलती है तथा अपने उद्गम स्थल से उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई तथा अपने उद्गम स्थल से पूरब दिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब बैतरना नदी, हिंदी के जरिए इसको याद रखें, मतलब जिसमें हर्षिकार दुर्गीकार है वो हर्षिकार दुर्गीकार वाला राज्य में, और जिसमें हर्षिकार दुर्गीकार नहीं है वो हर्षिकार दुर्गीकार वाला राज्य में नहीं। महाराष्ट्र में कोई भी हर्षिकार दुर्गीकार है, बैतरना में कोई हर्षिकार दुर्गीकार है नहीं, तो बैतरना महाराष्ट्र, और बैतरनी में दुर्गीकार है और ओडिशा में हर्षिकार है। तो ऐसे हम याद रखें। आप समझ पा रहे हैं इस बात? पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ गए? तो इस ट्रिक से याद रखिएगा ना। आए बड़ी कंफ्यूजन होता है, और ये बात याद रह गया तब तो मारिए दीजिएगा। पूरब में बहती है, पश्चिम में बहती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, अरब सागर में गिराती है। बस इतना पर सब चीज क्लियर हो जाएगा। हम इतने पर सब चीज को क्लियर रखे हुए हैं, ठीक है? तो हम अपना तरीका भी बता दिए हैं कि हम ऐसे याद रखे हुए हैं, तो आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। नहीं तो फिर जीवन भर बैतरना ओडिशा में, बैतरनी महाराष्ट्र में घुसते रहेगा। समझे? तो लिखिए, मुंह सब बड़ी सूखने लगा है भाई। चैत का दिन आ गया ना। चलिए लिखिए, बैतरना नदी, बैतरनी लिख लिए ना, बैतरना नदी लिखिए। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है तथा अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा की ओर बहती पश्चिम दिशा की ओर बहती पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। अपना जल अरब सागर में गिराती है। अब ये जो पॉइंट लिखाने जा रहे हैं ना, ये पॉइंट आज तक किसी परीक्षा में ना पूछा है,
लेकिन ये भी बात है, पूछेगा तो विद्यार्थी बनाएगा भी ना। आप पढ़े हैं, आप रिवीजन में रहिएगा तो बना दीजिएगा, आप भी रिवीजन में ना रहिएगा ना बना पाइएगा। नोट दे करके लिखिए, एनओटी नोट। महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से 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 गोदावरी और बैतरना नदी, गोदावरी और बैतरना नदी निकलती है, गोदावरी और बैतरना नदी निकलती है तथा यह दोनों नदी अपने उद्गम स्थल से विपरीत दिशा में बहती है। गोदावरी, उसी में गोदावरी पूरब की ओर बहती हुई अपना जल 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 बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गोदावरी पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो वहीं बैतरना पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। चलिए भाई जी लोग आ जाइए, याद करते हैं। बताइए बैतरनी कहाँ? आए बैतरना महाराष्ट्र ना। त्रयंबक पहाड़ी से कौन सी दो नदी निकलती है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती? बैतरना और दोनों की दिशा विपरीत है ना? चलिए आगे हेडिंग मारिए। ना पढ़िएगा काहे हो? चलिए गुरुजी लोग खरीद लिए ना? नहीं खरीदे हैं तो खरीदिए, ठीक ना?
इससे होमवर्क देंगे। इससे क्या देंगे? और आज से ही होमवर्क इससे प्रारंभ करते हैं। सुन लीजिए, पेज बता देंगे, एक तरफ से नहीं देंगे। जहां से मन होगा वहां से देंगे, जो मन होगा वो देंगे। चलिए, इसमें जो होमवर्क में दे रहे हैं सुनिए भाई जी लोग। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो पॉलिटी पढ़े हैं? चलिए, बहुत सारे लोग हैं। पॉलिटी से ही इसमें होमवर्क दे रहे हैं, पॉलिटी से होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 109, पेज नंबर 100, ये जो बुक है इस बुक में पेज नंबर 109, पेज नंबर 109, 109 में है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1833 के चार्टर एक्ट तक चार्ट जाना है, लाइन बाय लाइन। और नहीं तो हम नानी याद दिला देंगे, समझे। पेज नंबर 109 पूरा पूरा 1833 तक। सिर्फ एक पेज दिए हैं, एक पेज एक दिन में नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? कल आपके बैच में मेरा ही ना क्लास है, इसलिए कम में दिए हैं, ठीक है। और सब बढ़िया, घर पे जाके मन लगा के खूब पढ़िए। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकल जाइएगा।